नमस्कार साथियों, मैं सुशील त्रिपाठी आप सबके समक्ष एक ऐसे टॉपिक को लेकर के आया हूं जो आजकल न्यूज़पेपर में सुर्खियों में बना हुआ है। बात है प्रेसिडेंट के चुनाव की। 24 जुलाई को वर्तमान में अभी इस समय फ़िलहाल जो राष्ट्रपति हमारे रामनाथ कोविंद, उनका कार्यकाल ख़त्म हो रहा है। 21 तारीख को मतदान होगा और आई थिंक 23 को ही मतगणना भी हो जाएगा। इसमें एक नाम काफ़ी समय से हर आदमी के जुबान पे है, पेपर में भी है, न्यूज़पेपर में भी है, हर कोई टीवी टेलीविज़न पे सुनता आ रहा है, द्रौपदी मुर्मू का। द्रौपदी मुर्मू कौन हैं, कहाँ से बिलोंग करती हैं, उनके बारे में भी छोटा सा हम ब्रीफली थोड़ा सा नॉलेज ले लेते हैं। रहने वाली है उड़ीसा की, उनका शिक्षा दीक्षा भी वहीं पे हुआ है। झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। इसके अलावा कुछ मंत्रालय में भी उन्होंने काम किया है। समय जो पिछला उनका रिकॉर्ड रहा है, काफ़ी देखा जाए तो दुखित जीवन रहा है। उनके 2 बेटे थे, उनकी देहांत हो जाता है, उनके पति भी उसी समय दिवंगत हो जाते हैं। उसके बावजूद भी अपने आप को स्टैंड करती हैं, खड़ी रहती हैं, टीचर की भूमिका में भी अपने आप को खुद को निभाती हैं। और इसके अलावा चुनाव प्रक्रिया में आकर के बीजेपी की तरफ से शामिल हो जाती हैं और आज उनका नाम राष्ट्रपति पद के लिए भी चुना गया है। आई होप कि वो चुनाव जीतेंगे भी। आदिवासी महिला हैं, संथाल परिवार से बिलोंग करती हैं, संथाल आदिवासी संबंधित रखी हैं। तो चुनाव जब भी आता है तो हमारे दिमाग में एक चीज़ ज़रूर आ जाता है कि चुनाव कैसे होता है, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है। तो हम पढ़ते आ रहे हैं कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा चुनाव किया जाता है। लेकिन एकल संक्रमणीय मत पद्धति आखिर है क्या? एकल संक्रमणीय मत पद्धति में चुनाव होता कैसे है, कौन कौन भाग लेता है, किसको वोट देने का अधिकार है, कितने उम्मीदवार खड़े होते हैं, और चुनाव की पूरी कहानी हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि चुनाव में कौन उम्मीदवारों को वोट दे सकता है, वोट देने का अधिकार किसको किसको है। इसमें पहले तो संसद के सदस्य होते हैं। संसद के सदस्य की अगर हम बात करते हैं तो इसमें लोकसभा और प्लस राज्यसभा दोनों की बातें हो जाती हैं। इसके अलावा 28 राज्यों के विधानसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं। तो 28 राज्य के सदस्य हैं, लेकिन ये निर्वाचित सदस्य होंगे, मनोनीत सदस्य की इसमें भागीदारी नहीं होती है। तो 28 राज्यों में जो विधानसभा होगा, विधान परिषद की इसमें हम बात नहीं करेंगे, उनके सदस्य इसमें भाग लेंगे। संसद हो गया और 28 राज्यों के विधानसभा हो गए। इन्हीं से मिलकर के इस पूरी चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है। इसमें जब मैंने कहा लोकसभा और राज्यसभा, तो लोकसभा में इस समय टोटल सीटों की संख्या है 543 और राज्यसभा में 233। इसमें हम मनोनीत सदस्यों की संख्या को हटाती है, टोटल हम जोड़ेंगे तो 776 होता है। अब आइए समझते हैं, 76 के बाद इसमें 28 राज्यों को भी हम ऐड कर देंगे। जितने आएंगे वही इसमें पूरी प्रक्रिया में भाग लेंगे। अब हम पद्धति बताते हैं कि चुनाव की प्रक्रिया कैसे संपन्न कराई जाती है। चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या होता है, कैसे संपन्न कराया जाता है। पहले तो ये जान लीजिए कि लोकसभा सांसद और राज्यसभा सांसद, इसके अलावा विधानसभा के जो विधायक हैं, इन दोनों के वोट मत जो होता है उसका मूल्य अलग अलग होता है। सांसद का मूल्य अलग होता है और विधायक का मूल्य अलग होता है। इसके पीछे यही रीज़न है कि जो सांसद जो होता है वो सांसद एक बड़े जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि जो विधायक होता है वो छोटे से जनसभा को ही प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए उसका मूल्य ज़्यादा होता है। मूल्य निकालने का भी तरीका है, पहले हम एमएलए का मूल्य निकालेंगे, क्योंकि एमएलए के मूल्य निकालने के बाद ही हम एमपी का मूल्य निकाल पाएंगे। तो एक एमएलए का कितना मूल्य होता है, इसको निकालने के लिए उस राज्य की जनसंख्या में
उस राज्य के एमएलए से डिवाइड कर देते हैं, एमएलए की संख्या। इसके बाद अब चूंकि पता है कि राज्य की संख्या तो बहुत ज़्यादा होगी और इतना गणना कर पाना मुझे लगता है कि कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़े, कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। तो हम आसान सी भाषा में आप इसको सिर्फ समझाने के लिए हम एक नॉर्मल आंकड़ा लेकर के समझाते हैं और इसमें हम फिर डिवाइड कर देंगे 1000 से। 1000 से क्यों डिवाइड करेंगे? गणना को कम करने के लिए। वैल्यू कुछ ज़्यादा जाएगी तो उसके वैल्यू को कम करके हम निकाल सकेंगे, उसके लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम मान लेते हैं किसी राज्य की जनसंख्या 1 लाख है। एक लाख जनसंख्या है और एमएलए की संख्या मान लीजिए कि वहाँ पे 20 है, डिवाइडेड 1000। इसको हम कटा देंगे, ये आ जाएगा 5000। 5000 में 1000 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 5। यानी एक एमएलए का वोट मूल्य हो जाएगा 5। यहाँ पे एक चीज़ और समझने वाली बात है कि हर राज्य के एमएलए का मूल्य अलग अलग हो सकता है, क्योंकि डिपेंड करता है राज्य की जनसंख्या पे और राज्य के एमएलए की संख्या पे। तो हर राज्य की जनसंख्या भी अलग है और राज्य के एमएलए की संख्या भी अलग है, इसलिए उनके वोटों के मत का जो वैल्यू है वो भी अलग अलग आएगा। तो ये तो हमने एग्जाम्पल के तौर पे समझाया। अब मान लीजिए ये तो निकल गया एक एमएलए के वोट का वैल्यू। किसी राज्य के टोटल वैल्यू निकालना है, एमएलए के टोटल वैल्यू कितना है, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी जब हम एमपी का वैल्यू निकालेंगे। तो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो टोटल एमएलए यहाँ पे 403। एक एमएलए का अगर हम मान लें कि वैल्यू 10 है तो टोटल कितने हो जाएंगे? 4030। ये गणना हम इसलिए बताया है कि एमपी की वैल्यू जब निकालेंगे तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। एमएलए की वैल्यू हम निकालना जानेंगे, अब एमपी की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे तो उसके लिए यहाँ पे जितने राज्य हैं यानी 28 राज्य और प्लस 3 केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश में जो विधानसभा हैं उनके सदस्यों की संख्या निर्वाचित, तो 28 राज्य तो आपको पता है और प्लस 1 केंद्र शासित में दिल्ली प्लस पुदुचेरी, इसके अलावा जेएनके को भी शामिल कर लेते हैं। चूँकि जेएनके केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, लेकिन आने वाले भविष्य में यहाँ पे विधानसभा की मांग उठ रही है कि जल्दी से इसको भी सक्रिय किया जाए, तो हो सकता है कि यहाँ पे विधानसभा आए तो इसका भी वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे। तो 28 राज्य का जब हमने यूपी का निकाला 403 था इंटू 10 किया, जो भी एक एमएलए का वैल्यू आया तो ये 4030 हो गया। वैसे ही जितने 28 राज्य हैं, इन 28 राज्यों का भी हम मान लेते हैं कुछ ना कुछ आएगा, इन सबको हम ऐड कर देंगे, जो वैल्यू आए उसको हम ऊपर रखेंगे। यानी कि इसको अगर हम वर्ड में लिखें अगर इसको वर्ड में हम लिखें तो एक फार्मूला निकल करके आएगा, एमपी का मूल्य वोट वैल्यू कैसे निकालेंगे। 28 स्टेट के जितने एमएलए हैं उनका वैल्यू प्लस 3 केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के एमएलए का वैल्यू ऐड कर देंगे और संसद के सदस्य जितने भी हैं निर्वाचित सदस्य उसे डिवाइड कर देंगे। तो संसद के जो सदस्य होंगे उसमें जो निर्वाचित सदस्य है वही भाग लेंगे, मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेंगे। तो हम अभी निकाल करके दिखाए थे कि 776 टोटल आ रहे हैं जो कि निर्वाचित हैं।
इससे अगर हम डिवाइड कर देंगे तो एमपी का, एक एमपी के वोट का मूल्य निकल जाएगा। और हमेशा याद रखिए, जैसा कि मैंने बताया कि एमपी का मूल्य जो होता है, एमपी के वोट का मूल्य होता है एमएलए के मूल्य से ज़्यादा। ये तो आपको समझ में आ गया। अब आइए चलते हैं एकल संक्रमणीय मत की तरफ, कि एकल संक्रमणीय मत में राष्ट्रपति का चुनाव आखिर होता कैसे है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कैसे निकालते हैं। सिंगल का मतलब होता है एक, ट्रांसफरेबल का मतलब होता है हस्तांतरित, यानी कि वोटों का हस्तांतरण होगा। इससे एक बात तो क्लियर समझ में आ रहा है कि इसमें वोटों का हस्तांतरण होगा, लेकिन पद्धति क्या है, कैसे होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए ए बी सी डी 4 लोग खड़े हो गए। अब इनको वोट देना है। वोट कौन देगा, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि एमएलए और एमपी ही वोट देंगे। तो याद रखिए, आज भी राष्ट्रपति के चुनाव में बैलेट पेपर का यूज होता है। तो बैलेट पेपर मान लीजिए कि किसी एमएलए या एमपी को मिला, हम यहाँ पे लिख देते हैं वोटर 1, वोटर 2, वोटर 3 सो ऑन। जैसे वोटर 1 को एक बैलेट पेपर मिला, बैलेट पेपर पे ऐसे उम्मीदवार 1 का नाम लिखा हुआ है, बी सी डी ऐसे लिखा हुआ है। वोटर 1 गया और अपने चॉइस के अनुसार उसको लगा कि मेरा जो है ए उम्मीदवार वो मेरे फेवर में है और इसको मैं जिताना चाहता हूं, तो वहां पे क्या करेगा कि 1 यानी फर्स्ट प्रेफरेंस उसको दे देगा। वैसे ही मान लीजिए बी को 3 दे देता है, 2 दे देता है और 4 इसको दे देता है। इस बैलेट पेपर को फोल्ड करेगा और इस बॉक्स में ला करके ड्रॉप कर देगा। इसका काम खत्म हो गया। वैसे ही जितने भी वोटर हैं वो अपना क्रम दे करके, यानी कि प्रेफरेंस देते हुए चले जाएंगे। प्रेफरेंस देने के बाद निर्वाचन आयोग इन बॉक्स को ओपन करता है। तो ओपन करेगा तो क्या होगा, जाहिर सी बात है वोटों की गणना शुरू होगी। तो जिसको जिसको पहला प्रेफरेंस दिया है उसके बॉक्स में वोट डाला जाता है। ए के डाला, जैसे मान लीजिए बैलेट पेपर में पहला नंबर ए को मिला है, ए के बॉक्स में डाल दिया गया, 2 को मिले, सी डी सबको वितरित किया गया। और बाद में गणना किया गया तो वोट को जब कैलकुलेट किया गया तो ए को मिलने वाले टोटल वोट जो मिले थे वो 400 मिल गए। बी को कैलकुलेट किया गया कि बी को कितने लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है, तो 200 लोगों ने पता चला। सी को देखा गया तो इसको 100 लोगों ने दिया था और डी को टोटल 125 लोगों ने मान लीजिए दिया। ठीक। अब यहां से एक चीज ध्यान देने वाली बात है, हम यहां देख रहे हैं कि 400 ए को मिला है, 200 बी को मिला है, 100 सी को मिला है और 125 सी को मिला है, डी को मिला है। लेकिन उम्मीदवार के निर्वाचन होने के लिए एक जरूरी शर्त है जिसको कोटा बोला जाता है, यानी कि निर्वाचन के लिए कोटा क्या होना चाहिए वो निर्धारित है, 50% से अधिक होना चाहिए। मान लीजिए कि टोटल वोटों की संख्या 1000 है, 50 + 1 यानी कि 50% से एक अधिक होना चाहिए। तो यहां पे जो उम्मीदवार इतना वोट पा जाता है वह स्वतः निर्वाचित हो जाता है। कितना होगा ये 500 हो गया +1, 501। जब तक किसी उम्मीदवार का वोट नहीं मिलता है तब तक निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न नहीं मानी जाएगी। तो हम देख रहे हैं कि किसी भी उम्मीदवार को 501 नहीं मिला है, तो किसको जीत घोषित करेंगे। इसी के बाद अब शुरू हो जाती है प्रक्रिया,
एकल संक्रमणीय मत पद्धति का। क्या करते हैं इसमें कि जिसको जितने लोग इसमें उम्मीदवार हैं, इसमें देखा जाए कि सबसे कम वोट किसको मिला है, तो जाहिर सी बात है दिखाई दे रहा है कि 100 वोट सी को मिला है, इसलिए इसको हम एलिमिनेट कर देंगे। एलिमिनेट करने का तरीका क्या होता है कि ये बैलेट पेपर है, सी को 100 मिलने का मतलब क्या है कि 100 लोगों ने सी को पहले नंबर पे प्रेफरेंस दिया है, इसलिए 100 वोट मिला हुआ है। लेकिन चूंकि टोटल आर यानी ओवरऑल अगर देखा जाए तो 100 को सबसे सी को सबसे कम वोट मिला है, इसलिए इसके वोटों का हस्तांतरण कर दिया जाता है। ऐसे समझिए कि ए बी सी डी, सॉरी ए लिख देते हैं और ये हम कर देते हैं कि पी क्यू आर एस, ये उम्मीदवार है। ए ने क्या किया कि वोट दिया किसको, पी को, लेकिन ये हस्तांतरित होकर के चला आया किसके पास, एस के पास। यही एकल संक्रमणीय मत पद्धति है। होता कैसे है वो मैं यहां बताने वाला हूं। प्रक्रिया ऐसे होती है, ए को 100 मिला है, यानी कि 100 लोगों ने सी को प्रेफरेंस दे रखा है। अब हम क्या करते हैं, इसको एलिमिनेट तब करेंगे, इसके 100 वोटों को हम काउंट करेंगे, देखेंगे, इसके बैलेट पेपर को निकालेंगे। मान लीजिए मैंने पहला पेपर निकाला, बैलेट पेपर, मैंने देखा सी को फर्स्ट दिया, तो सी तो फर्स्ट दिया, उसको तो हमें देखना ही नहीं क्योंकि सी तो ऐसे ही बाहर हो जाए। दूसरे नंबर पे किसको प्रेफरेंस दिया गया है इसके बैलेट पेपर में, उसको हम देखेंगे। दूसरे नंबर पे मैंने देखा कि ए को मिला है, ए को मिला है। अब ये बैलेट पेपर उठेगा और आकर के इसमें ऐड हो जाएगा। वैसे ही दूसरी बार निकालेंगे, तीसरी बार निकालेंगे, जैसे जैसे सेकंड प्रेफरेंस, सेकंड नंबर पे जिसको जो प्रेफरेंस मिला होगा वैसे वैसे आकर के इसमें जिसके साथ होगा, जैसे मान लीजिए दूसरा निकाला, उसमें देखा कि भाई सेकंड प्रेफरेंस तो बी को मिला हुआ है, तो बी में जाकर के ये ऐड हो जाएगा। ऐसा करके टोटल जितने भी 100 वोट हैं इसके डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। मान लीजिए कि 100 है और इसमें से हमने देखा कि 100 के में से 60 लोगों ने सेकेंड नंबर पे ए को रखा है, ठीक। 10 लोगों ने बी को दे दिया है सेकेंड नंबर। इसके बाद 10 लोगों ने, इसको तो हटा ही देते हैं, ये तो कैंसिल हो गया, ए बी और सी कैंसिल हो गया। डी में बाकी जो बचे लोग हैं, देखा कि सेकेंड नंबर पे इनको मिला हुआ है, तो 30 लोग ऐसे थे जिनको इतना मिला हुआ है। टोटल आप वो देख लीजिए, 460 हो गया, ये हो गया 210 और ये हो गया 155 ही होगा, ठीक। ये हो गया 460। अब हम देख रहे हैं कि द्वितीय चक्र के मतगणना में भी किसी को भी बहुमत नहीं मिल रहा है, यानी कि जो जादुई आंकड़ा होता है उसको कोई छू नहीं पा रहा है, यानी 501 चाहिए, अभी भी एक कुछ नज़दीक है लेकिन 501 के आंकड़े को पूरा नहीं कर पा रहा है। इसलिए निर्वाचन की प्रक्रिया अभी तीसरी बार भी चलेगी। तीसरी बार क्या होगा, वैसे तो पहले राउंड में ही हो जाता है, द्वितीय चक्र की मतगणना अभी शुरुआत हुई थी। पहली बार हुआ था द्वितीय चक्र की मतगणना वीवी गिरी के टाइम, 2 बार मतगणना करना पड़ा एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा, लेकिन अब उसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है। लेकिन चूंकि समझाना है इसलिए हमें 2 या 3 बार फोल्ड करके बताना पड़ेगा। दूसरी बार में भी हमने देखा कि 460 ही है, 501 के आंकड़े को पूरा नहीं कर पा रहा है। अब फिर वही प्रक्रिया हम अपनाएंगे। अब तीनों में देखेंगे कि अब किसका नंबर सबसे कम है, किसको कम वोट मिला हुआ है। तो देख पा रहे हैं कि डी को 155 मिला हुआ है, तो डी को भी जैसे सी को बाहर किए वैसे ही डी को बाहर करेंगे, और डी को बाहर करने के बाद जैसे सी के वोटों का बंटवारा करके तीनों में डिवाइड करके बांट दिए थे, जैसा जिसको सेकेंड मिला हुआ था, वैसे ही डी को जब निकालेंगे तो डी के बैलेट पेपर में जिसका भी सेकेंड प्रेफरेंस होगा उस हिसाब से ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और अंततः कोई एक दोनों में से 501 के आंकड़ों को पूरा कर लेगा और वह राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो जाएगा। इस तरह से राष्ट्रपति के निर्वाचन का पूरा एक काल खत्म हो जाता है, राष्ट्रपति का चुनाव हो जाता है।
अब इसमें चूँकि पद्धति ऐसी है, इस पे सवाल भी खड़े किया जाता है, बहुत सारा आलोचना भी होता है। जो पॉलिटी के विशेषज्ञ हैं वो कहते हैं कि भाई ये पद्धति ऐसी है, आम नागरिक को समझ में आ ही नहीं सकता। तो जो जानकार हैं वो बताते हैं कि आम नागरिक को समझने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें आम नागरिक भाग लेता ही नहीं है। दूसरी ये कही जाती है कि जब एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा चुनाव निर्वाचन होता है तो कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि 2 उम्मीदवार हों और दोनों को बराबर बराबर वोट मिल जाए। उस कंडीशन में क्या होगा? तो ये सिर्फ कहने के लिए है, लेकिन ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं, इस पर टिक्का टिप्पणी चलती रहेंगी। बहरहाल जो भी था वो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी किसी एक नए सेशन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।